गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक और ये टॉपिक भी वेक्टर कैलकुलस से ही मैंने लिया है। देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे। ये जो इंटीग्रल है मैं आपको इसकी इंपोर्टेंस बता दे रहा हूँ कि इस वन सेकेंड। वेक्टर कैलकुलस में आपको लास्ट क्लास से पढ़ा रहा हूं और मैंने अभी जो इंटीग्रल जो उसका पार्ट लिया है, इस इंटीग्रल को मैंने क्यों लिया है क्योंकि आप इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने जा रहे हैं, उससे पहले आपको इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जरूरी है। तो यहाँ हम देखेंगे, हम सबसे पहले इंटीग्रल का एक बार मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, मैं मान लो कोई स्मॉल फंक्शन, मैंने स्मॉल f से एक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ मैं इसका जो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ dt के रिस्पेक्ट में, और dt के रिस्पेक्ट में जब कर रहा हूँ तो मुझे मान लो f मिल रहा है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? ये जो f है इज इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। मैंने लिमिट्स डिफाइन नहीं की यहाँ पे, आपको इतना बेसिक तो पता ही होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, नाउ इंटीग्रल हमें आपको पता है कि तीन तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल में क्या करते हैं, आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन ओवर ए कर्व, या फिर आप बोल सकते हैं सरफेस बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, देखिए सरफेस और कर्व लिया मैंने। कर्व को कैसे दिखाते हैं हम, कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। तो देखेंगे एक एक करके। सेकंड में सरफेस इंटीग्रल में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ हम इंटीग्रेशन तो करेंगे सरफेस के ऊपर, बट आपको यहाँ एक वी हैव टू कंसीडर ए सरफेस एलिमेंट। ओके, दिस सरफेस एलिमेंट, और वो सरफेस एलिमेंट ds होगा। आपको पता है कोई भी एरिया होता है वो दो कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लाई, जैसे हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं, तो इस तरीके से इसको दिखा देंगे dx और dy से। तीसरा वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में आपको क्या लेना है, एरिया एलिमेंट। मतलब सारा रोल किसका है, एरिया एलिमेंट का। एरिया एलिमेंट कैसे दिखाया जाता है, dv से, एंड dv इज रिप्रेजेंटेड एज dx, dy एंड dz। यहां सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, एरिया एलिमेंट को हम वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं कई बार, लेकिन आप ध्यान रखिए, आपने क्लास 12 में पढ़ा था कि एरिया को हम वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। वन सेकेंड, सॉरी, दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट। सो वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं dv। तो वॉल्यूम एलिमेंट को कभी भी आप वेक्टर कंसीडर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। हम सिर्फ एरिया को वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। रीजन बीइंग, हमारे पास कोऑर्डिनेट ही नहीं बचता डायरेक्शन दिखाने के लिए। ओके, सो दिस कैन बी कंसीडर्ड as vector, and this can never be considered as vector. Okay, fine. तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब एक एक करके इनके कंसेप्ट्स को समझते हैं। अब इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें दो फंक्शन मानने हैं। लेट टू फंक्शंस। एक फंक्शन मैंने मान लिया फाई, और ये जो फंक्शंस है ये पॉइंट फंक्शंस है, ध्यान रखना। हम पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं इन फंक्शंस को। हमने एक फाई मान लिया, दूसरा मैंने एक एरिया वेक्टर मान लिया। दिस इज स्केलर पॉइंट फंक्शन। दिस इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सबसे पहले लाइन इंटीग्रल को देखते हैं।
लाइन इंटीग्रल को दिखाने के 3 तरीके हैं, ध्यान रखिए। मैंने मान लो कोई कर्व ली है, लेट्स कंसीडर ए कर्व, ठीक है। तो हमने उस पर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मानना है dr वेक्टर, और वो है हमारा dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप। ओके, इसको दिखाने के तरीके मान लो फाई है, फाई मैंने ले लिया फाई डॉट dr, यानी कि r के रिस्पेक्ट में, मतलब मैंने उस कर्व के अलोंग r के रिस्पेक्ट में p से q मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमने एरिया वेक्टर ले लिया, सॉरी एरिया नहीं लिया, ए वेक्टर ले लिया, वेक्टर कोई फंक्शन ले लिया मैंने, उसको dr के टर्म्स में दिखा दिया, ठीक है, यानी कि मैंने उसको dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया p से q में। तीसरा तरीका p से q, याद रखिए, क्या ये वेक्टर है? हाँ है। क्या ये वेक्टर है? हाँ है। तो क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो ये इसको कैसे लिखेंगे? a क्रॉस dr, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंटेशन लाइन इंटीग्रल की ये है। तो अगर हम इसको देखें, सपोज मैं आपको बस एक बार लिखना सिखा रहा हूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को उठाऊं, यानी कि फाई से dr तक p से q, अगर मैं वैल्यू रखूं इसकी, तो ये क्या इस तरीके से आएगा फाई। ध्यान रखिए, जो फाई है वो x y z पे डिपेंड करता है, तो इनके रिस्पेक्ट में चेंजेस भी आएंगे क्योंकि यहाँ पे x y और z है। जो फाई है, फाई में क्या करेंगे? dx के रिस्पेक्ट में चेंज प्लस j कैप, फाई में y के रिस्पेक्ट में चेंज प्लस k कैप, फाई में z के रिस्पेक्ट में चेंज। तो एक तरीका ये हो गया रिप्रेजेंट करने का, यानी कि x में टोटल चेंज, y में और z में, एक तरीके से सब में देख लिया। दूसरा तरीका, एक स्पेशल केस लेते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ जो एक कर्व या सरफेस आप लेते हैं वो क्लोज भी हो सकती है, वो ओपन भी हो सकती है। देखिए हमारे पास टाइम कम होता है वीडियोस में, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली करवा रहा हूँ, प्लीज मैनेज। बट आई विल कवर ऑल मैटर which this topic is having, but you have to maintain your pace with me। देखिए, अब मैं एक स्पेशल केस लेता हूं लाइन इंटीग्रल का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मर्जी जितने स्टार लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन, ओके। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है? इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है आप किसी भी वेक्टर फंक्शन को आप ग्रेडियंट के टर्म्स में जब दिखाते हैं, यानी कि जब आप किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट करते हैं तो आपके पास एक वेक्टर आता है, और उस वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन है, बिकॉज इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन। a is gradient phi, now this a gradient phi, चलो इसको इस तरीके से भी दिखा देते हैं डेल फाई से। जब आप दूसरा एक्सप्रेशन उठाएंगे, यानी कि जब मैंने आपको सिखाया था कि a डॉट dr करके p से q में आप लाइन इंटीग्रल को दिखाते हैं, जब हम यहाँ पुट करेंगे तो एक ध्यान रखिए, ये डेल है, इसकी रिप्रेजेंटेशन करली वाली, फाई में फाई जो फाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है, दूसरा dr में भी तो x i कैप j कैप k कैप थे, जब दोनों का डॉट होगा तो वो 1 बन जाएंगे। तो p से q में करली बाय करली x फाई का और dx प्लस p से q करली बाय करली x फाई डॉट dy प्लस p से q करली बाय करली y फाई दैट इज dz। तो ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर आप इसको सीधा लिख सकते हैं टोटल चेंज इन फाई p से q में, एंड दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज फाई p q माइनस फाई p। अगर मैं मान लो अभी आपके सामने p और q को एक कर्व के ऊपर मान लेता हूं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो क्लोज सरफेस अगर हम लेते हैं, closed surface, in case of closed surface
क्या होगा, P से जो Q है वो कोइंसाइड कर जाएंगे, तो P से Q होगा, तो क्या ये जो d फाई है आपके सामने P से Q, क्या ये जीरो नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अगर ये जीरो बन जाएगा तो इसका क्या मतलब है, यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलते हैं। इट मींस जो आपने ये जो a.dr का लाइन इंटीग्रल लिखा था, क्या यार ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्लोज लें ओपन लें? नहीं, राइट। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, दिस डिपेंड्स ऑन इनिशियल and final points, but independent of path taken. Okay, so यहां से आपको ये पता लग गया कि कोई भी लाइन इंटीग्रल अगर जीरो आता है, कोई भी लाइन इंटीग्रल अगर जीरो आता है तो क्या होगा। तो आपको ये समझ में आ गया यहां से, यानी कि जब आपके सामने a.dr अगर जीरो आ जाए, लाइन इंटीग्रल P से Q। हाँ, एक ध्यान रखिए, जब मैं क्लोज सरफेस लेता हूं तो इसके ऊपर हम इस तरीके से सर्कल दिखा देते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्लोज सरफेस के लिए रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो ये अगर आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। आप याद कीजिए, जब मैंने इसको लिखना शुरू किया था, मैंने जो सपोजिशन, जो मैंने अजम्पशंस मानी थी, वो अजम्पशंस मैंने क्या मानी थी, वो मैंने ये मानी थी कि a जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन है। व्हाट डज इट मीन? इट डज मीन इट इज रिप्रेजेंटेड एज इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन। नाउ यू सी दैट दिस इज रिटन ओवर हियर, ये जीरो आ गया है, तो यहां से वापस वो रिजल्ट निकल सकता है। अगर आपको ये कहीं दिखे तो आपको समझ जाना है कि हाँ, दिस वेक्टर फंक्शन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और इसको ग्रेडियंट फाई के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो ये काफी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप इससे पता लगा सकते हैं कि क्लोज सरफेस का जो इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल अगर जीरो है तो आप उसको, उस फंक्शन को जो आपने माना है, आप उसको कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव बोल सकते हैं क्योंकि वो फाइनल इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, पाथ डिपेंडेंट है। सो आज इस वीडियो में हम सिर्फ लाइन इंटीग्रल को रखेंगे, नेक्स्ट में हम सरफेस और वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। तब तक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना आप कर सकते हैं ताकि हमें भी एक बूस्ट अप मिले। ओके, थैंक यू सो मच।